हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएसटी विजन 13 पर। आज हम आपके लिए लाए हैं सेक्शन 8 और सेक्शन 9 मीन सेक्शन 8 टैक्सेबिलिटी टैक्स लायबिलिटी ऑन कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई और सेक्शन 9 जो बात कर रहा है लेवी एंड कलेक्शन। तो फ्रेंड्स आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो पहले हम देखने वाले हैं कंपोजिट और मिक्स सप्लाई पे टैक्स लायबिलिटी कैसे गिनी जाएगी। तो बेसिकली बहुत ही आसान है फ्रेंड्स। यहाँ पे हम देखेंगे कि कंपोजिट सप्लाई जो है ये डेफिनेशन कुछ इस तरह से बात कर रही है। एक्सप्लेनेशन: कंपोजिट सप्लाई कंप्राइजिंग ऑफ टू और मोर सप्लाईज वन ऑफ विच इज अ प्रिंसिपल सप्लाई शैल बी ट्रीटेड एज अ सप्लाई ऑफ सच प्रिंसिपल सप्लाई। मीन्स बेसिकली ये इतना कहना चाहता है कि जहाँ भी कोई भी सप्लाई का कॉम्बिनेशन बन रहा है, दो या दो से ज़्यादा सप्लाई का कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो वहाँ पे जो प्रिंसिपल सप्लाई होगी उसका जो जीएसटी उस पर जो लगेगा उसे मेन जो पूरी की पूरी जो सप्लाई है उसका जीएसटी प्रिंसिपल जो सप्लाई पे ऊपर लगेगा उससे मान लिया जाएगा। इसे हम एग्जांपल से समझते हैं फ्रेंड्स। चलिए अभी हम समझते हैं कि एक चलो मान लीजिए अभी आप एक किसी होटल में रहने के लिए गए हैं टूरिस्ट के तौर पे। तो वहाँ पे आप जाएंगे तो वहाँ पे होटल में जो रहने का स्टे का अपना जो चार्जेस होगा एकोमोडेशन चार्जेस वो प्रिंसिपल सप्लाई है, और होटल में रहने के साथ ही आपको वहाँ की जो कैंटीन है उसकी फैसिलिटी भी अवेल करेंगे। तो वहाँ पे जो उसके साथ साथ होटल में रहने के साथ अपने को वहाँ पे जो फूड्स वगैरह का भी कुछ पैकेज रहता है तो वो भी साथ होगा। तो यहाँ पे मेन प्रिंसिपल सप्लाई जो है वो होटल में स्टे की है, तो उसकी प्रिंसिपल सप्लाई मान के उस पर जो जीएसटी लगेगा वो पूरे जो बिल बनेगा आपका होटल में स्टे और जो भी कुछ खाने का उस पे जो प्रिंसिपल सप्लाई रहने की है उसका जो रेट होगा वो प्रिंसिपल सप्लाई के माना जाएगा, और उस तरह से आपको जीएसटी प्रिंसिपल सप्लाई पे करना है। फिर फ्रेंड्स दूसरा आया मिक्स सप्लाई कंप्राइजिंग ऑफ टू और मोर सप्लाई शैल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ दैट पर्टिकुलर सप्लाई विच अट्रैक्ट्स हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि दिवाली का टाइम है और हम खरीदी करने गए हैं कुछ भी, तो वहाँ पे एक कॉम्बिनेशन मिल रहा है, एक पटाखे का पैकेट हमें मिल रहा है और उसके साथ कुछ मिठाई है, तो ये कॉम्बो करके ये और लोग सेल कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पटाखे और मिठाई दोनों में से जिसका भी रेट ज़्यादा होगा, क्योंकि क्या कि उन दोनों को एक दूसरे से कुछ भी लेना देना नहीं है, तो वहाँ पे जो मेजर जो जिसका हाईएस्ट टैक्स रेट होगा, मान लीजिए अभी पटाखे का रेट जो है वो 18% है, तो वहाँ पे जो है वो 18% लगेगा। और मिठाई का रेट अगर कम होगा तो भी टोटल जो उसका बिल बनेगा वो उस पर मेजोरिटी जो हाईएस्ट टैक्स रेट होगा वो अप्लीकेबल होगा। तो यहाँ से मिक्स्ड सप्लाई पे बेसिकली ये चीज़ कहती है कि जो भी प्रोडक्ट है उसका हाईएस्ट टैक्स रेट होगा, पूरा की पूरी मिक्स सप्लाई पे उस पर हाईएस्ट टैक्स जो रेट है वो लगेगा। ये हो गई हमारी सेक्शन 8। और अभी हम देखते हैं सेक्शन 9 लेवी एंड कलेक्शन मीन्स जीएसटी कैसे किसी प्रोडक्ट पे लिवाई होगा और उसका कलेक्शन कैसे करना है। तो फर्स्ट यहाँ पे पॉइंट निकल के टू प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2 देयर शैल बी लिवाइड टैक्स कॉल्ड सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स ऑन ऑल इंट्रा स्टेट सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ except on supply of alcoholic liquor for human consumption on value determined under section 15 at a such rate not exceeding 20% as may be notified by the government on recommendation of the council and collected in a such manner as may be prescribed and shall be paid by the taxable person। बेसिकली ये सिर्फ इतना बात कर रहा है कि जो भी सब सेक्शन 2 में कहा गया है उसके अलावा जो कुछ भी गुड्स और सर्विसेज की हम इंट्रा स्टेट सप्लाई मीन्स विद इन द स्टेट एक ही स्टेट में जो भी सप्लाई होती है गुड्स की और सर्विसेज की उस पे जीएसटी लिवाई होगा, एक्सेप्ट यहाँ पे एक एक्सेप्शन दिया गया है अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। जो कुछ भी अल्कोहल ह्यूमन कंजम्पशन के लिए उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, उस पर जो स्टेट को पावर है उस पर जो एक्साइज ड्यूटी और जो कुछ भी टैक्स कलेक्ट करना है तो उसे टैक्स की स्टेट गवर्नमेंट की अथॉरिटी के तहत उस पर टैक्स लिया जाएगा, ना कि जीएसटी उस पर लिवाई होगा। और ये जो वैल्यू कैसे डिटरमाइंड होगी, तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक सेक्शन 15 बताती है कि हम वैल्यू डिटर्मिनेशन कैसे कर सकते हैं किसी भी सप्लाई का। तो वो सेक्शन 50 के तहत जो भी कुछ वैल्यूएशन रूल्स है उसके मुताबिक वैल्यूएशन होगा और उस पर जीएसटी लिवाई होगी। सेकंड पॉइंट यहाँ पे देखने वाले हैं हम सेंट्रल टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ पेट्रोलियम क्रूड हाई स्पीड डीजल मोटर स्पिरिट
commonly known as petrol, natural gas and aviation tribunal fuel shall be levied with effect from such date as may be notified by the government on recommendation of the council। मतलब कि ये जो भी चीज़ हमने बताई यहाँ पे, गैस, पेट्रोल, डीजल, मोटर स्पिरिट, पेट्रोलियम क्रूड, यहाँ सब जो चीज़ है उस पे गवर्नमेंट जो भी डेट नोटिफाई करेगी उसके बाद से जीएसटी लगेगा। फिलहाल कुछ जीएसटी इन प्रोडक्ट्स पे लगता नहीं है। पॉइंट नंबर 3, द गवर्नमेंट में ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई कैटेगरी ऑफ द गुड्स और सर्विस और बोथ द टैक्स रेट ऑन विच शैल बी पेड ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस बाय द रिसिपिएंट ऑफ सच गुड्स और सर्विसेज और बोथ and all the provision in respect of the act shall apply to such recipient as if such person liable for paying tax in relation to supply of goods or services or both। मतलब कि यहाँ पे जीएसटी काउंसिल नोटिफिकेशन के द्वारा कह सकता है कि जो कोई भी रिसिपिएंट है गुड्स और सर्विसेज का, उसे ऐसा मान लिया जाएगा कि वो लायबल है उस सर्विस पे जीएसटी पे करने के लिए, ना कि सर्विस या फिर गुड्स के जो डिलीवरी कर रहा है, जो भी सेल कर रहा है, वो सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विस उसे मेन लायबल नहीं मानते हुए जो रिसिपिएंट है वो उस सप्लाई पे जीएसटी पे करने के लायबल है। ऐसा गवर्नमेंट अपनी नोटिफिकेशन के द्वारा किसी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज को नोटिफाई कर सकता है। पॉइंट नंबर 4, गवर्नमेंट में ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल नोटिफाई स्पेसिफाई क्लास ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन हु शेल इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ द गुड्स। फ्रेंड्स, यहाँ पे स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ गुड्स और सर्विसेज, ये जो वर्ड्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बोथ रिसीव्ड फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, बेसिकली जो भी कुछ अनरजिस्टर्ड पर्सन के द्वारा स्पेसिफाइड गुड्स और सर्विस की गई है, हम वहाँ से अनरजिस्टर्ड पर्सन के पास से गुड्स या सर्विस लेते हैं तो उसे रिवर्स चार्ज के अंडर में मान लिया जाएगा और उसे सप्लाई के अंदर जो रिसिपिएंट ऑफ सर्विस होगा वो लायबल होगा उस सप्लाई पे टैक्स पे करने के लिए। यहाँ पे हम देखते हैं गवर्नमेंट में ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई कैटेगरी ऑफ द सर्विसेज दैट टैक्स ऑन इंट्रास्टेट सप्लाईज ऑफ विच शैल बी पेड बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर इफ सर्विस आर सप्लाइड थ्रू इट and all the provision of the supply shall apply to such electronic commerce operator as if the supplier liable for paying the tax in relation to supply of services। बेसिकली ये सिर्फ इतना कह रहा है कि अगर कोई ई कॉमर्स ऑपरेटर है, मान लीजिए अगर कोई अमेजोन या फ्लिपकार्ट ऐसा ई कॉमर्स ऑपरेटर हो गया, वो विद इन द स्टेट इंट्रास्टेट सप्लाई कर रहा है। मान लीजिए कि अभी अमेजोन की ऑफिस जो है वो दिल्ली में है, ठीक है, तो वहाँ पे जो कुछ भी डीलर होगा वो अमेजोन के साथ जुड़ा हुआ होगा, तो अमेजोन की मेन ऑफिस भी दिल्ली में है और ये जो सप्लायर डील कर रहा है वो भी दिल्ली में है, तो ये इंट्रास्टेट सप्लाई होगी दोनों के बीच। अमेजोन है वो सेलर को सर्विस दे रहा है इंट्रास्टेट की, तो यहाँ पे ई कॉमर्स ऑपरेटर जो है उसे वो जो भी सर्विस दे रहा है डीलर को या सप्लायर को, तो उसे अमेजोन को सप्लायर ऑफ सर्विस मान के उसे रिवर्स चार्ज में जो कुछ भी सप्लाई होगी उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो ये यहाँ पे बेसिकली ये फर्स्ट पॉइंट हमने डिक्लेयर किया। सेम उसी तरह से वेयर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर does not have a physical presence in taxable territory and any person representing such electronic commerce operator for any purpose in taxable territory shall be liable to pay tax। मतलब कि अगर अमेजोन की ऑफिस इंडिया में है ही नहीं तो पहले उसे कोई एक पर्सन अपॉइंट करना होगा जो उसके बिहाफ पे टैक्स पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा और वो टैक्सेबल पर्सन मान लिया जाएगा और जो भी कुछ लायबिलिटी बन रही है सप्लाई की वो लायबल पर्सन रहेगा अमेजोन के बिहाफ पे। तो यहाँ ये सेक्शन हमने इस तरह से बात करती है। उसके बाद अगर लास्ट में हम देखें तो ये है प्रोवाइडेड फॉर दैट वेयर एन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर डज नॉट हैव अ फिजिकल प्रेजेंस in a taxable territory and also does not have a representative in the said territory, such electronic commerce operator shall appoint a person in taxable territory for the purpose of paying tax and such person shall be liable to pay tax। मतलब कि अगर अमेजोन की ऑफिस दिल्ली में नहीं है अपने एग्जाम्पल में तो पहले उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। अगर उसका रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं है तो पहले उसे अपना रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करना होगा इंडिया में जो उसके बिहाफ पे पर्पस ऑफ पेइंग टैक्स जो लायबिलिटी है वो लायबिलिटी वो पर्सन फुलफिल करेगा। जो भी कुछ गवर्नमेंट के रिलेटेड गवर्नमेंट के साथ टैक्स लायबिलिटी का जो कुछ भी पेमेंट्स है रिटर्न वगैरह है तो वो सब वो अपॉइंटेड पर्सन डील करेगा गवर्नमेंट के साथ।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने ये भी देख लिया सेक्शन 8 और सेक्शन 9। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक